हेलो बेटा, कैसे हैं सब आप, है ना। देखिए, कल जो हमने क्या हुआ था, कल हम क्या पढ़ लिए थे, रिफ्रैक्शन पढ़ लिए थे। और रिफ्रैक्शन में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका स्नेल्स लॉ। ठीक, आज हम क्या करने वाले हैं, इन 2 टॉपिक के बेसिस में जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, हम सॉल्यूशन देखते जाएंगे। आप कोशिश ये करना कि अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन देख के एक बार मेरे सॉल्व करने से पहले आप पॉज करना और क्वेश्चन पढ़ के एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। भले थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, बट डेफिनेटली अगर आपसे बनेगा आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज द ग्रेटेस्ट फॉर। क्या पूछ रहा है, एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ग्रेटर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वार्ट्ज का किसके लिए ग्रेटर होगा, रेड लाइट के लिए ग्रेटर होगा, वायलेट लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए, या फिर येलो लाइट के लिए। मतलब क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक क्वार्ट्ज है, ठीक है, अगर आपका उस क्वार्ट्ज के लिए आप उस क्वार्ट्ज से लाइट पास करा रहे हैं, बहुत सारी लाइट हो सकती है, आप वायलेट लाइट पास करा सकते हैं, रेड लाइट पास करा सकते हैं, ग्रीन पास करा सकते हो, येलो पास करा सकते हो। तो कौन सी लाइट आप पास कराओगे तो उसके लिए आपका क्या होगा, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे यहीं से कंफ्यूज होना चालू कर जाएंगे। कल आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, क्या पढ़ा था हमने, याद करो। हमने पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था जिसको हम लिख रहे थे μ2/μ1 दैट इज इक्वल्स टू λ1/λ2। ये पढ़ के रखे हो, ये पढ़े हो ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बोल सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ठीक, अब बताओ इन सारों में वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, कम आएगा। ये जिसका कम आएगा उसके लिए ये सबसे ज़्यादा आएगी। तो हमारा अब वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो बचपन में तो पढ़ के रखे हो, क्या पढ़े हो, विबग्योर पढ़े हो ना सब, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो नहीं पढ़ा है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, रेड कलर की वेवलेंथ। यहाँ से आप जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है ना, तो रेड कलर की क्या है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो इसमें अगर देखोगे तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम। और ये जो वॉयलेट है, वॉयलेट का क्या ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, यानी इसके लिए जो इंटेंस या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज से अगर आप पास कराओगे लाइट को तो किसके लिए ज़्यादा होगा। तो आप इस पैटर्न में देख सकते हो, इन सभी लाइट को जब आप पास कराएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेवलेंथ के। जिसकी वेवलेंथ कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो इन सभी में किसकी वेवलेंथ कम है, इन सभी में आपकी वायलेट की वेवलेंथ क्या है, कम है। तो जब इसकी वेवलेंथ कम है तो इसके लिए है आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी सा था ना। यही क्वेश्चन आपके जिप्मा 2000 का क्वेश्चन है, और ठीक है, लेकिन हालांकि 2000 को बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर बेस टाइप के क्वेश्चन भी कभी आया करते थे। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, ये नीचे वाला क्वेश्चन नहीं देखिएगा, ठीक है, वो आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर इज। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट। पहले जो बोल रहा है वही लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इज लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस एज वेल एज ग्रेटर देन यूनिटी, डिपेंडिंग अपॉन दिस सेटअप। ठीक, अब बताओ इसमें कोई रिलेशन बताया है क्या, कुछ नहीं बताया, लेकिन क्या बता दिया, रेड लाइट है और ब्लू लाइट है। जब मेरे को ये पता चल गया तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई रेड लाइट है और ब्लू लाइट है, मतलब म्यू आर और म्यू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू। क्या लिख सकते हो, लैम्डा ऑफ बी डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ आर, ये लिख सकते हो आप। ठीक, भाई अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आप लिख ही सकते हो। मतलब अब बताओ,
रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है या ब्लू की वेवलेंथ ज़्यादा है? तो भैया रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। और जब ये वाली क्वांटिटी हायर है, ये वाली क्वांटिटी हाई है, तो ये ग्रेटर देन होगा, ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन आएगी या लेस देन आएगी? ये क्वांटिटी क्या आएगी? लेस देन आएगी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन विल बी लेस देन यूनिटी। समझ में आया? चलिए ठीक, क्वेश्चन लिख पा रहे हैं क्या? क्वेश्चन मैं आपको चलो स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन ग्लास इज 1.5। क्या बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन ग्लास, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये नीचे के पेपर्स हटा देती हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट एंड wavelength in vacuum is 6000 angstrom. The wavelength of light when passes through the glass is। क्या पूछ रहा है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.5 है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है 600 कितना 6000 एंगस्ट्रॉम है। वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछ रहा है जब वो क्या कर रहा है? उस ग्लास से पास कर रहा है। अब कई लोग को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, मैडम क्या बोल दिए। कुछ नहीं करना है बेटा, जो जो गिवन डेटा है बस लिखते जाओ और समझते जाओ, ठीक। क्या पूछा, क्या दिया है? सबसे पहले दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख लेती हूँ। कितना दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 1.5 ये दिया, ठीक। फिर क्या दिया है? वेव लेंथ इन दी वैक्यूम, वैक्यूम में वेव लेंथ दिया है, तो लैम्डा इन दी वैक्यूम या फिर वैक्यूम ही लिख लो, वी लिख लेते हैं, ठीक है। This is given 6000 angstrom, and then wavelength of light when passes through the glass, wavelength when passes through the glass is asking, ठीक। ये उसका क्वेश्चन है, इतना समझ में आया। वेवलेंथ क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे दिया है। वेवलेंथ इन दी लाइट का वेवलेंथ दिया है जब वो वैक्यूम से पास हो रही है, और लाइट का ही वेवलेंथ पूछा है जब वो क्या हो रही है? ग्लास से पास हो रही है। समझ में आया? इतनी चीज़ें गिवन। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए बेटा, सिर्फ गिवन डेटा देखते जाना और लिखते जाना क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। जैसे आपको एक बार फिर से देख लो, क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक। वेव लेंथ इन दी वैक्यूम इज 6000, तो किसकी बात कर रहा है? वेव लेंथ लाइट की ही तो होगी, ठीक। द वेव लेंथ ऑफ लाइट थ्रू आउट द ग्लास, थ्रू आउट नहीं है, दैट इज थ्रू द ग्लास है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दी ग्लास, तो मतलब जब लाइट ग्लास से पास हो रही है तब का वेवलेंथ दिया हुआ है, जब लाइट क्या हो रही है? वैक्यूम से पास हो रही है तब का वेवलेंथ दिया है, और आपको क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, जब ग्लास से पास हो रही है तब का आपसे पूछा गया। अब भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, क्योंकि देखो इसका हम कल फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो म्यू जी कुछ नहीं है, मतलब इधर क्या लेते थे? एयर लेके चलते थे ना, और अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वैक्यूम है भाई, वैक्यूम का दिया हुआ है तो दो चीज़ तो दे दी गई है, एक वैक्यूम दिया गया है और एक ग्लास दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? वैक्यूम हो रहा होगा। इसको क्या लिख पाओगे? म्यू जी बाय म्यू वी, ऐसा लिखोगे। एंड म्यू जी, तो इसको लैम्डा के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? लैम्डा वी बाय लैम्डा जी, और लैम्डा वी कितना दिया हुआ है? 6000, और यहाँ पे आपका लैम्डा जी कितना दिया हुआ है? फाइंड आउट करना है। और ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.5, ये दिया है बेटा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो, अगर कुछ नहीं रहता था तो हम कल एयर लिखते थे, अभी क्या है? वैक्यूम दिया हुआ है ना एयर की जगह, तो वैक्यूम लिख लिया, इसलिए इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप निकालने जाओगे दैट लैम्डा जी, तो लैम्डा जी विल कमिंग अराउंड 6000 डिवाइडेड बाय में 1.5, एंड दिस वैल्यू विल कम 4000, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 4000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया कुछ? ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, उसी को कंपेयर कर करके निकाले पड़े हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसी की बेसिस में निकल रहा है। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा क्विक चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। आपको अगर समझ में ना आए आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम
टू अदर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। क्या बोल रहा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज हो जाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। ठीक, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज हो जाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। और उसके साथ साथ और क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, कल ही हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, आप बताओ जल्दी से, क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या, नहीं होती। क्यों, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ऑरिजिन में या फिर सोर्स पे। तो सोर्स हमारा चेंज नहीं होता, इसलिए जब मीडियम हमारा बदलता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और अगर आप ये चीज़ पकड़ लिए, आप तीनों ऑप्शन सीधे सीधे कट कर दोगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है। एक को मैंने फुल लिखा है, बाकी को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, वेलोसिटी विल चेंज, क्योंकि वेलोसिटी क्यों चेंज होती है भाई, वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है मीडियम अलग होने से, और हर मीडियम की वेवलेंथ तो अलग अलग होती ही है, ये तो हमने कल पढ़ा ही है। ठीक, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ लाइट वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻14 हर्ट्ज and wavelength of 5 × 10⁻⁻7 meters in a medium. The refractive index of the medium is। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों ले लिया मुझे पता नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है बताओ तो, लाइट वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ, मतलब क्या बताया, चलो गिवन डेटा लिखो, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रिक्वेंसी कितना दिया है बेटा, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी गिवन है। ठीक है, देन क्या बोल रहा है आपका, देन आपको दिया हुआ है वेवलेंथ, तो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ इज योर 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स। ठीक, ये दे दिया। देन आपको क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, आपको क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आपको नहीं बताया कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन सा मीडियम है, इट इज़ आस्किंग डायरेक्टली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ फ्रंट में कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एयर है, तो यहीं से स्टार्ट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे याद करो, मीडियम की वेलोसिटी या मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, ऊपर में क्या रहता था, लाइट की वेलोसिटी इन दी एयर, जिसको हम डायरेक्टली सी भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸, एंड वेलोसिटी इन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हुआ है, कल ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू f × लैम्डा, ये कल पढ़े हो ना, तो डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे, c इज इक्वल्स टू, v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, f × लैम्डा, ये वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 × 10⁴ 4 × 5 × 10⁻, सॉरी ये 14 है। ठीक, -7, तो ये -7 और ये काटोगे तो यहाँ पे ये -7 है, ये 14 है, तो यहाँ पे +7 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे काट दोगे तो क्या बचेगा, +7, और ये +7 और ये काट दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 20, और इन दोनों को कट करोगे तो योर आंसर विल बी 1.5, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ म्यू को देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, भाई मीडियम का पूछ रहा है, मीडियम का किसी के कंपेयर में नहीं पूछ रहा, तो जब कंपेयर में नहीं पूछ रहा मतलब सामने में क्या है, एयर है, तो वहीं से बस स्टार्ट कर दो लिखना। गिने चुने फॉर्मूले हैं बेटा, उन्हीं सब का ही यूज़ करना होता है ना, कोई एकदम से बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली चीज़ें नहीं आती एग्ज़ाम में। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, यानी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट
मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। कहाँ से? ये आप मान लो ये एयर है और ये आपका क्या है? ग्लास है। ठीक, एक लाइट है, ये मान लीजिए नॉर्मल, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जा रही है यहाँ पे, एयर से ग्लास में आ रही, थोड़ा सा एयर की तरफ डेविएट हो जाएगी। इतना तो समझ में आता है। तो पहले भैया यही कंडीशन बना लो ताकि आप क्वेश्चन समझ सको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया है? म्यू दे दिया है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। कहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है? रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। जब वो एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया है? म्यू दे दिया है। द रेशियो ऑफ वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव। क्या पूछ रहा है? अगर ये एयर है और ये ग्लास है, सबसे पहले तो यही चीज़ देखो, आपको एयर से ग्लास में जाना है तो आप क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखोगे? अगर मैं लिखना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा लिखना चाहेंगे। यही तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जब भी हम ऐसा लिखते हैं ऐसे ही तो लिखते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे लिखते हो, एयर हमेशा फ्रंट में। ठीक, ऐसा जब लिखने जाओगे तो इसमें वेवलेंथ क्या आएगी? एयर विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ ग्लास, ये आएगा। अगर ऐसा लिखोगे तो ऐसा आएगा, और अगर ऐसा नहीं लिखोगे, जैसे मान लो अगर आपने लिख दिया एयर विथ रिस्पेक्ट टू आ गया ग्लास, ठीक, आपने उल्टा लिख दिया, मान लो आपने इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करके आपने ऐसा लिख दिया। ठीक, तो अगर ऐसा लिखोगे तो क्या लिखोगे? इस फॉर्मूले को G/A ऐसा लिखोगे। इतना तो समझ में आ रहा है अभी तक। अगर मैं एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखूं, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो मैं क्या लिखूंगी? म्यू G/μA। ठीक, म्यू G/μA लैम्डा A/λG के बराबर होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? फिर अगर या फिर मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने लिख दिया एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखोगे तो भी क्या लिखोगे? म्यू A/μG। ठीक है, म्यू A/μG एंड ये क्या हो जाएगा? लैम्डा G/λA, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव। इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव, जो वेवलेंथ क्या बोलना चाहिए, वेव है, उसका रेशियो पूछ रहा है, वेवलेंथ का रेशियो। तो ये इंसिडेंट में कौन सी रे है? एयर वाली। और रिफ्रैक्टेड में कौन सी है? ग्लास वाली, मतलब ये है। और आपका मोनोक्रोमैटिक लाइट जब दे रहा है बेटा, तो ये समझना कि मोनोक्रोमैटिक लाइट जब आपका यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, तो उस समय आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। एयर से जा रही है यहाँ पे, जब ऐसे जा रही है ना, तो आपका दिया है वो दैट इज ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, तो है ना। तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का है, तो इसको आप क्या लिखोगे? म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा A/λG। म्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है? लैम्डा A/λG, मतलब द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव। तो इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट कहाँ से हो रही है? एयर में। रिफ्रैक्ट कहाँ से हो रही है? आपका ग्लास में। तो इंसिडेंट का वेवलेंथ लैम्डा A हो गया, रिफ्रैक्टेड का वेवलेंथ लैम्डा G हो गया, तो दैट इज कमिंग म्यू। या फिर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? लैम्डा A/λG इज कमिंग अराउंड म्यू इज टू 1। ठीक, ये चीज़ को हम ऐसा अगर लिखे होते ना तो भी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ कर जाते हैं। जब लाइट रे यहाँ से यहाँ एंटर कर रही है ना, एयर के कंपैरेटिव में ग्लास का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास के कंपैरेटिव में एयर का देता, तब आप ऐसा लिखते। यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास नहीं दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हेन द ग्लास इज गिवन इट्स म्यू, व्हेन एयर के कंपैरिजन में दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/μ हो जाएगा। ठीक है, और 1/μ होगा तो यहाँ से भी वैल्यू आपकी फाइनली वही आएगी, बट आप यहाँ मिस्टेक कर जाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा सावधानी रखना। क्या दिया हुआ है? मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है? ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंड व्हेन द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखना है।
ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू जब आप ग्लास लिखेंगे आपका फॉर्मूला आएगा म्यू जी बाई म्यू ए, एंड दैट म्यू जी बाई म्यू विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ए बाई लैम्डा जी, एंड लैम्डा ए बाई लैम्डा जी विल बी इक्वल्स टू म्यू बाई ए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो ये आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बेटा, दैट विल बी ऑप्शन सी, μ/1। समझ में आई चीज़? ठीक। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा रेस्ट करके वीडियो देख लीजिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, मैं बिल्कुल इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है यू हैव अ मोनोक्रोमैटिक लाइट passes from a denser medium into a rarer medium। मोनोक्रोमैटिक लाइट है जो कहाँ से पास कर रही है, इट इज़ पासिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। एज अ रिजल्ट जब कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो सघन माध्यम से कहाँ जा रही है बेटा, विरल माध्यम से, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में, तो क्या होगा। अब आप इजीली बता सकते हो, मैम डेंसर मीडियम है, डेंसर से कहाँ जा रहे हैं हम, रेयर में जा रहे हैं, वी आर कमिंग डेंसर फ्रॉम दी डेंसर टू रेयर। जब डेंसर में जा रहे हो तो लाइट क्या होगी, स्लो होगी, कल ही पढ़े हो। रेयर में लाइट क्या होगी, फास्ट होगी। तो व्हाट विल, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो सीधी सी बात है, योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग व्हेन यू आर कमिंग डेंसर, व्हेन यू आर कमिंग रेयर फ्रॉम द डेंसर। जब आप रेयर मीडियम में डेंसर से आ रहे हैं या डेंसर से जब रेयर में जा रहे हैं, तो रेयर में क्या होता है, रेयर में आपका वेलोसिटी फास्ट होती है। तो स्लो से आपकी वेलोसिटी फास्ट हो रही है, यानी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, आप इसका मैसेज में मुझे आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इंडेक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन निकल रहा था, इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ाया मैंने इसलिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन of diamond is 2.0, velocity of light in the diamond in, क्या लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डायमंड यू हैव टू फाइंड आउट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। एंड योर ऑप्शंस आर दिस मैनी। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन लेंगे और आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। इतने क्वेश्चन समझ में आए? अगर इतने क्वेश्चन समझ में आए बेटा, ये क्वेश्चन आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे थे। अब हम स्नेल्स लॉ के बेसिस में एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी हैं, कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही टफ नहीं है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहे बेटा, यहाँ पे हमारी एक इंसिडेंट रे है, यहाँ पे ये मीडियम है, जिसका फर्स्ट मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया गया है। आपके पास मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया गया है, μ3 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक है, μ1 एंड μ2। जब ये लाइट रे है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। दो चीज़ें पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो यही बताओ कि ये कहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो ये वाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सबको पता है। अगर ये लाइट रे बेटा यहाँ आती है तो इस मीडियम से इस मीडियम में जब जाती है तो ये थोड़ा सा क्या होता है, डेविएट हो जाती है, ठीक। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। तो ये मान लो ऐसी जानी चाहिए थी इसको, लेकिन ये ऐसे नहीं गई है, ऐसा ही जाना चाहिए था ना, ये ऐसी आई है तो ऐसे निकल जाना चाहिए था इसको, बट ये इस पाथ में नहीं गई है, ये थोड़ा सा क्या हो गई, इस तरफ डेविएट हो गई है। अब जब इस तरफ डेविएट हो गई है तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये इसका एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन है। इतना समझ में आया, ठीक। तो ये कितना डेविएट हो गई, यही तो इसका डेविएशन एंगल है भाई। देखो यहाँ से जाना चाहिए था लेकिन यहाँ से जा रही है, तो यही तो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है ना। किससे डिनोट करते थे, याद करो, डेल्टा से। तो यही क्या है आपका, लाइट रे ऐसे आ रही है तो ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे नहीं गई, यहाँ से चली गई, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन यही वाला तो होगा। तो ये इसका क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन है। समझ में आया, ठीक। अब इन दोनों को देखो कैसे लिख सकते हो, बहुत ही इजीली लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, देखो क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू हमारी क्या है, आई है,
और ये टोटल वैल्यू भी क्या आएगी, बराबर आनी चाहिए भाई, आई जितना होना चाहिए इसको भी उतना ही होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, आई और ये टोटल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दैट इज डेल्टा, डेल्टा इज आई प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों भाई, ये नॉर्मल है तो ये और ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है। बट ये आई और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे जाना चाहिए था बट यहाँ से चली गई, तो ये ही तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना। तो ये रिफ्रैक्टेड बन गया है, ये डेविएशन बन गया है, और ये इट्स स्टिल क्या है, इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आ रहा है तो ये आपका डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस आर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने स्नेल्स लॉ में क्या पढ़े थे, स्नेल्स लॉ में पढ़े थे आई इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इज इक्वल्स टू साइन आर, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो आप। म्यू वन देखो यहाँ पे क्या है, म्यू वन इज 1 एंड साइन आई इज कितना 60, ठीक। म्यू टू इज वॉट, म्यू टू इज 3 एंड वॉट इज योर साइन आर, आई डोंट हैव एनी आइडिया साइन आर कितना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 तो 1 है, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज योर √3/2, इट्स 1, this is √3, this is sin r, √3 will cancel out, that is 1/3, it's coming sin r। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/2 is sin 30 you can write, और यहाँ पे sin r, sin will cancel out and r is coming 30 डिग्री, ठीक। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिल गया, 30 डिग्री, और आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने उल्टा कर दिया है, दैट इज आई माइनस आर, ये ट्रांसफर होगा है ना, तो 60 माइनस 30, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो इस टाइप का आप कर सकते हो, ये बहुत ही ईजी है, म्यू इंटू साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, ऐसा करके हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तो भाई डेविएशन निकालिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बराबर तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए आर प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ठीक। अगर ये समझ में आ गया, हम अगला देखते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम टू सेम वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। ये आई है, बस डायग्राम ही समझना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर ही होगा, इतना तो सबको ही पता है। अब सिर्फ क्या करो, स्टेप 1 स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाते जाओ। देखो ये म्यू 1 है, ये मीडियम 1, मीडियम 2 एंड मीडियम 3, ठीक है। चलिए आई गेस इसमें दिया हुआ है दैट, देखते हैं, म्यू 1 हो गया, यहाँ पे आई गेस ये मीडियम और ये मीडियम सेम है, एंड दिस इज मीडियम म्यू 2, ऐसा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लगाओगे, म्यू 1 साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन ऑफ आर, ऐसा लिखेंगे हम जब हम इस मीडियम के लिखेंगे तो, क्योंकि स्नेल्स लॉ क्या लिखते हो, म्यू 1 साइन आई, म्यू 2 साइन आर, ऐसे लिखेंगे जब हम इस प्लेन की बात करेंगे, ठीक। फिर जब हम इस प्लेन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू 2 साइन आर, क्योंकि ये अब क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, म्यू 3, या फिर डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ म्यू 1 साइन ई, ये हो गया। यहाँ से देखो एक बार फिर से, म्यू 1 ये यहाँ पे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इंसिडेंट एंगल, तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, म्यू 2 साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 1 साइन ई। फॉर्मूला लगाना तो सीख ही गए होगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू वहाँ का एंगल, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस करने जाओगे तो इक्वेशन 1 और 2 को एक बार क्विक जज करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, मतलब अगर म्यू 1 इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 1 साइन ई, म्यू 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली यू आर कमिंग आई इज इक्वल्स टू ई। तो इसका जो फॉर्मूला वैल्यू हो जाएगा है ना, उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बेटा,
आई के बराबर। तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते, सिर्फ स्नेल्स लॉ पे इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। एक बार और सॉल्व करके देखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। इसी पे बेसिस आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप मुझे देख के बताओगे, ठीक। इसका आंसर आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आपका मीडियम 1 है जो कि एयर है। मीडियम 1 से जो लाइट रे है वो मीडियम 2 में जा रही है, और मीडियम 2 से लाइट रे वापस कहाँ जा रही है, एयर में। ये वापस आपके पास क्या है, एयर ही है, ठीक है। अब आप जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन बनाया ना, ये वाला क्वेश्चन कि मीडियम 1 से हम मीडियम 2 में गए, तो पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाए, फिर मीडियम 2 से मीडियम 3 में गए तो वापस यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाए। ऐसे ही आप स्नेल्स लॉ लगा के ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर कल की वीडियो में हम मिलेंगे, और कल जब हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना जो एपरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चंस हैं और उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।